अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपकी बायोलॉजी टीचर हूँ। आज हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। हम होम्योस्टेसिस का चैप्टर पढ़ रहे थे, इसमें हम ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ चुके हैं। आपको मैंने सारा बैकग्राउंड दे दिया है। आज हमारा ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के बाद अब ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स है। ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स की जो अप्रोचेज़ हैं, एनिमल्स किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं या अपनी बॉडी के में जो वाटर और सॉल्ट का बैलेंस है उसको मेनटेन रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम एनिमल्स को दो ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं। एक होते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और दूसरे होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। अब नाम से पता चल रहा है कि जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं वो एनिमल्स होंगे जिनमें एबिलिटी है टू रेगुलेट। रेगुलेट से मतलब क्या है? मेंटेन। अगर वो उनकी बॉडी से बाहर का एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा तो वो अपनी बॉडी के फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन जिसमें वाटर और सल्यूट्स होंगे उसको मेंटेन करेंगे और मेंटेन करने की कोशिश करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से। उसके लिए वो डिफरेंट जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़म्स हैं जिसमें डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, वो उसको भी यूज़ करेंगे। लेकिन इसके मुकाबले में जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं वो अनएबल होते हैं टू रेगुलेट। उनमें ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, बल्कि वो क्या करते हैं, इसकी बजाय वो ये करते हैं कि जैसे उनकी बॉडी का एनवायरनमेंट होता है वो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपना जो इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी का है उसको अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। अगर पानी बाहर ज़्यादा है तो वो अपनी बॉडी में किसी ना किसी तरीके से वाटर ज़्यादा रिटेन करेंगे और अपने एनवायरनमेंट को आइसोटोनिक रखने की कोशिश करेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि आइसोटोनिक एनवायरनमेंट क्या होता है, जिसमें दोनों सॉल्यूशंस, जो उनकी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है वो और जो उनकी बॉडी का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें वाटर और सॉल्यूट की कंसनट्रेशन जो होगी वो सेम होगी। लेकिन ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या करेंगे जी, वो उनकी बॉडी फ्लूइड्स जो हैं वो आइसोटोनिक नहीं होंगे विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहर का एनवायरनमेंट अगर हाइपोटोनिक है तो वो उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर बाहर हाइपोटोनिक है तो वो उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऑस्मो कन्फॉर्मर्स जो हैं वो जो भी एनवायरनमेंट होगा बाहर का वो उसके अकॉर्डिंगली वैसा ही अपना इंटरनल एनवायरनमेंट कर लेंगे डिफरेंट मैकेनिज़म्स के थ्रू। ठीक है जी। अब जैसे मैंने आपको नीचे लिखा भी है कि आइसोटोनिक होने से क्या मतलब है कि वो अपने एनवायरनमेंट की जो ऑस्मोटिक बैलेंस है जिसमें सॉल्ट और वाटर का बैलेंस है वो उसके अकॉर्डिंगली इसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। सेकंड जो पॉइंट है ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स को, ये मैंने जो कंपेयर किया है जिसमें डिफरेंसेस भी होंगे और सिमिलैरिटीज़ भी, उसमें ये है जी कि दे मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट आइसोटोनिक टू द आउटसाइड। बाहर जो भी एनवायरनमेंट है वो उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को क्या कर लेंगे, आइसोटोनिक रखेंगे। लेकिन जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं वो क्या करेंगे, वो रेगुलेट करेंगे, अपने जो इंटरनल ऑस्मोलैरिटी है उसको कांस्टेंट रखने की कोशिश करेंगे इस चीज़ से बालातर होके कि बाहर एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, वो बाहर के एनवायरनमेंट अगर हाइपरटोनिक है वो उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करके आइसोटोनिक नहीं कर लेंगे, बल्कि अगर बाहर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट होगा और पानी उनकी बॉडी के अंदर भरा जा रहा होगा तो वो उसको बाहर निकालेंगे, और अगर बाहर हाइपरटोनिक होगा और वाटर उनकी बॉडी से बाहर निकल रहा होगा तो वो वाटर को अपने अंदर रिटेन करने की कोशिश करेंगे। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स जो हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म नहीं करते, लेकिन जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करते हैं। ये थर्ड डिफरेंस है इनका जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी कि जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं वो जैसे पहले ही बता दिया आपको कि आइसोटोनिक होते हैं विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट और अपनी ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट नहीं करते। लेकिन जो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं उनको चाहे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें पता है कि जी लोअर कंसनट्रेशन से जो सब्सटेंसेस हैं वो अपनी हायर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव करते हैं और उनको एटीपी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसलिए ऑस्मो रेगुलेटर्स जो हैं वो अपने वाटर को कंट्रोल करेंगे, उसके अपटेक और लॉस को। अगर तो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट होगा तो उसमें लॉस को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, अगर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट होगा तो अपटेक को, और उसके लिए अगर उनको एनर्जी भी खर्च करनी पड़ेगी तो वो करेंगे। लेकिन ऑस्मो कन्फॉर्मर्स ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट सब्सटेंसेस सिंथेसाइज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स हैं, किस लिए सिंथेसाइज करेंगे, ताकि अगर बाहर उनके बॉडी के बाहर जो एनवायरनमेंट है उसमें सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो अपनी बॉडी के अंदर ऐसे सब्सटेंसेस बना लेंगे कि वो बाहर वाली हायर कंसंट्रेशन को मैच कर लें। लेकिन जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं वो क्या करेंगे कि अगर बाहर सॉल्ट ज़्यादा है फिर भी उनकी बॉडी में अगर सॉल्ट जमा हो रहा है तो वो उसको एनर्जी स्पेंड करके उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे ताकि सॉल्ट उनकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना ना शुरू हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हो, आपकी बुक में इतना ज़्यादा डिटेल से उन्होंने नहीं लिखे डिफरेंसेस, ये मैंने एक्स्ट्रा डिफरेंसेस बताए हैं, लेकिन आप अगर लर्न करने के लिए इनको अपने जहन में याद रखने के लिए रख सकते हैं तो आप ज़रूर याद रखें, एग्जाम्पल ज़रूर ऐड कर लें।
ये ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स पे एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आ जाता होता है और डिफरेंस क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इस पर, तो इसलिए इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं उसकी एग्जांपल क्या है, वो मेरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं और उसमें हैग फिशेस एग्जांपल्स हैं। जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं वो क्या हैं, वो वर्टिब्रेट्स होंगे सारे, जिसमें कार्टिलेजिनस फिशेस भी हैं, जिसमें एम्फीबियंस भी हैं, जितने भी ट्रेस्टियल इन्वायरमेंट में, फ्रेश वाटर में और मेरीन वाटर एनिमल्स हैं जो वर्टिब्रेट्स हैं, वो सारे के सारे ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं। और जो सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं और मेरीन वाटर में रहते हैं वो कहाँ में आएंगे, किस में आएंगे, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। और वर्टिब्रेट्स में से हैग फिशेस हैं जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये मैंने एक एक्स्ट्रा खुद से डायग्राम, एक ग्राफ सा बना के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या करेंगे और ऑस्मो कन्फॉर्मर्स क्या करेंगे। जो इसका वाई एक्सिस है ग्राफ का, इसमें आप देख लें ये ऑस्मोलैरिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड है कि बॉडी फ्लूइड के अंदर सॉल्ट्स और वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, और जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर ऑस्मोलैरिटी ऑफ द एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट या जिस हैबिटेट में वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है। अब आप देखें ऑस्मो कन्फॉर्मर्स के केस में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ऑस्मोलैरिटी ऑफ द एनवायरनमेंट चेंज हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, ऑस्मोलैरिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स भी इंक्रीज होती जा रही है। ये आप देख रहे हैं, ये जो पर्पल ब्लूइश सा जो मैंने एक ग्राफ की लाइन ड्रॉ की है, तो ये क्या हो रहा है कि अगर एक्स एक्सिस पे ऑस्मोलैरिटी ऑफ द एनवायरनमेंट इंक्रीज हो रही है तो वाई एक्सिस पे ऑस्मोलैरिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स भी इंक्रीज हो रही है, वो आइसोटोनिक रहेंगे। लेकिन ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या हैं, वो देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ऑस्मोलैरिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड और ऑस्मोलैरिटी ऑफ द एनवायरनमेंट सेम नहीं है। वो अपनी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखेंगे, जितने उनको पानी या सॉल्ट्स चाहिए वो उतने ही रखेंगे, बाहर चाहे इंक्रीज भी होती रहे एनवायरनमेंट की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। डिफरेंट एनवायरनमेंट से क्या मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स जो डिफरेंट हैबिटेट्स में रह रहे हैं, वो उनके हर एनवायरनमेंट में वाटर की जो क्वांटिटी है या जो उनको वाटर अवेलेबल होगा वो डिफरेंट अमाउंट में होगा। जैसे मेरीन इन्वायरमेंट है हमारे पास, एक मेरीन हैबिटेट है, फिर फ्रेश वाटर हैबिटेट है और उसके बाद टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। जो मेरीन वाटर है, मेरीन वाटर जो है ये हमें पता है कि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होता है। किस वजह से हाइपरटोनिक होता है, क्योंकि मेरीन वाटर में सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी से पानी बाहर निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन के मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए क्या करेगा कि वो कोशिश करेगा कि वो अपना वाटर लॉस जो है उसको मिनिमम करे। ठीक है जी। जितने भी मेरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं, मैंने पहले हमने पीछे भी पढ़ लिया एग्जाम्पल में, वो सारे के सारे मोस्टली क्या हैं, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, कि वो अपने बॉडी फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन को अपने एनवायरनमेंट की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली कर लेंगे, इसलिए उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो वर्टिब्रेट्स में से हैग फिशेस हैं वो भी हमने पढ़ा था कि वो क्या हैं, वो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं। ये वो वर्टिब्रेट्स हैं जो अपने एनवायरनमेंट को अपने सी वाटर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली आइसोटोनिक रखते हैं। और हैग फिशेस के बारे में एक और जो आपके पास जनरल इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है कि ये मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैं, कि ये इंसेस्टर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स हैं। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, उसके बाद एम्फीबियंस हैं, फिशेस के सारे ग्रुप्स हैं, फाइलम्स हैं, सब फाइलम्स हैं, और रेप्टाइल्स हैं और मैमल्स हैं, वो इन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं। अच्छा जी, अब हमने ये पढ़ना है कि जी कार्टिलेजिनियस फिशेस जो हैं वो किस तरह से अपने ऑस्मो रेगुलेट करती हैं, बॉडी फ्लूइड या ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करती हैं। कार्टिलेजिनियस फिशेस जो हैं वो ऑस्मो रेगुलेटर्स में आती हैं। वो क्या करती हैं, अपना इंटरनल सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है उसको लोअर मेंटेन करती हैं एज़ कम्पेयर टू सी वाटर। ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करने के लिए उनके पास जो ऑर्गन्स हैं उनमें क्या या मैकेनिज्म्स हैं वो क्या क्या हैं कि वो किडनीज़ को यूज़ करते हैं टू परफॉर्म ऑस्मो रेगुलेट। किडनीज़ को हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हमें पता है कि किडनीज़ का फंक्शन क्या है, कि वो यूरिया जो है, जो हमारी बॉडी में जितना भी यूरिया एक्सक्रीशन के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा होता है उसको वो बॉडी से रिमूव करने में हेल्प आउट करता है, ताकि बॉडी में यूरिया एक्यूमुलेट ना हो जाए। यूरिया जो है वो डैमेजिंग होता है और रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू जो है वो वाटर को और जो रिक्वायर्ड सॉल्ट्स होंगे वो बॉडी में रहेंगे और बाकी चीज़ें जो एक्स्ट्रा होंगी वो बॉडी से रिमूव हो जाएंगी। दूसरा ये क्या करते हैं कि जी गिल्स होते हैं इनके पास, कार्टिलेजिनस फिशेस के पास गिल्स होते हैं जिसके थ्रू ये एक्स्ट्रा जो सॉल्ट होगा जो बॉडी के अंदर जमा हो रहा होगा उसको रिमूव करेंगे। इसके अलावा इनके पास क्या है, रेक्टल ग्लैंड्स। जो रेक्टल ग्लैंड्स हैं वो भी सॉल्ट को एक्सक्रीट करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि बाहर ये हायर सॉल्ट इन्वायरमेंट में हैं, जो जिससे सॉल्ट जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में बॉडी के अंदर जा रहा होगा और ये कंटिन्यूसली उसको रिमूव कर रहे होंगे। तो ऑस्मो रेगुलेशन जो है ये परफॉर्म करेंगे सॉल्ट्स को रिमूव करने के लिए या वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए सॉल्ट्स की इन 3 मैकेनिज्म्स के थ्रू। किडनीज़ को इन्वॉल्व करेंगे, गिल्स को यूज़ करते हैं और रेक्टल ग्लैंड्स को।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे सॉल्ट को रिमूव करने के लिए। बॉडी में हमें पता है कि जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो कम है एज़ कम्पेयर टू मेरीन इन्वायरमेंट के, इसलिए ये लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्ट को बॉडी से बाहर निकाल देंगे। और किस तरह से निकालेंगे? ATP यूज़ करके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अब जी कुछ फिशेस, ये यहाँ से मेरे से पिक्चर जो है वो ठीक नहीं आई है, लेकिन आप उसको बुक से भी देख सकते हैं। कुछ जो फिशेस हैं वो क्या करती हैं कि वो अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए क्या करती हैं कि कुछ जो अपनी बॉडी के अंदर थोड़ी अमाउंट में सॉल्ट्स को रिटेन रखती हैं, ताकि सॉल्ट की कंसंट्रेशन और बाहर की कंसंट्रेशन इस तरह से हो जाए कि उनको एक्टिवली सॉल्ट को बाहर ट्रांसपोर्ट ना करना पड़े। तो जो दो सब्सटेंसेस फिशेस अपनी बॉडी में रखती हैं उसमें एक तो होता है यूरिया, लेकिन यूरिया जो है वो ज़्यादा अमाउंट में बॉडी के अंदर स्टोर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो डैमेजिंग होता है बॉडी के लिए। इसलिए उसकी बजाय TMO एक कंपाउंड है, आपकी बुक में लिखा होगा, यहाँ पे मुझे पिक्चर लेते हुए उसका थोड़ा सा इशू हो गया तो आप उसको वहाँ से कंपेयर कर लीजिएगा। TMO क्या है जी? ट्राई मेथाइल अमाइनो ऑक्साइड। तो यूरिया की जगह पे वो लेस टॉक्सिक कंपाउंड है, तो फिशेस उसको अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेती हैं ताकि उनको एक्टिवली सॉल्ट को बॉडी से रिमूव ना करना पड़े। तो बाहर और अंदर वाली सॉल्ट की कंसनट्रेशन जो है वो ऑलमोस्ट मेनटेन, नहीं जी ये नीचे वाली पिक्चर में आ गया। सम फिशेस क्या करेंगी जी? लो सॉल्ट बॉडी में कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए क्या करती हैं? यूरिया को रिटेन करेंगी एडिक्वेट कंसंट्रेशन में, ताकि बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं वो हाइपरटोनिक रहें बाहर के मुकाबले में और फिर उनको सॉल्ट को बाहर ना निकालना पड़े। और साथ में यूरिया के अलावा जो दूसरा कंपाउंड है वो क्या है जी? TMO ट्राईमेथाइल अमाइनो ऑक्साइड। यूरिया की जगह पे इसको अपनी बॉडी में रिटेन रखेंगी, बाहर नहीं निकालेंगी ताकि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट रहे बॉडी का। तो जो ये दोनों मैकेनिज्म हैं इसके थ्रू भी बॉडी का और बाहर जो एनवायरनमेंट है वो ऑलमोस्ट इस तरह से बैलेंस रहेगा कि उनको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, ATPs अपने वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। जो TMO है इसको आपने याद रखना है, ये MCQ में भी आपसे पूछा जा सकता है। यूरिया और TMO किस लिए यूज़ हो रहा है बॉडी फ्लूइड्स में? टू रेज द ऑस्मोटिक प्रेशर टू अ लेवल इक्वल टू और हायर देन दैट ऑफ द सी वाटर। अगर उसके इक्वल होगा तब भी सॉल्ट बाहर ही अंदर नहीं आएगा, और अगर उससे हायर होगा तो बॉडी के अंदर सॉल्ट नहीं आएगा, सॉल्ट बाहर ही रहेगा। अच्छा जी, उसके बाद जी नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है बोनी फिशेस का। ये हम मेरीन इन्वायरमेंट पढ़े हैं। मेरीन इन्वायरमेंट में पहले हमने मेरीन इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने मेरीन वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ा। तो पहला ग्रुप हमने कार्टिलेजिनस फिशेस का पढ़ा और दूसरा ग्रुप अब हम पढ़ रहे हैं बोनी फिशेस का। बोनी फिशेस जो हैं वो क्या हैं? डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रेश वाटर इंसेस्टर्स हैं। इनके इंसेस्टर्स क्या हैं? जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैं। इनका हैबिटेट भी क्या होता है जी? मेरीन हैबिटेट होता है और वो भी हाइपरटोनिक होता है, जैसे हमने कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में पढ़ा है। और कॉन्स्टेंटली क्या होगा? पानी इनकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा क्योंकि बाहर इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक है, अंदर हाइपोटोनिक होगा। तो अब जो है इसके लिए क्या करते हैं कि ज़्यादा सारी अमाउंट में जो है वो सी वाटर को पी लेते हैं और फिर कंसनट्रेटेड यूरिन जो है उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं, मैक्सिमम सॉल्ट्स को बाहर निकालते हैं ताकि मिनिमम पानी जो है इनका जो है वो वेस्ट हो और वाटर की जो डेफिशिएंसी से डिहाइड्रेशन ना हो। ऑस्मो रेगुलेशन जिन जिन ऑर्गेनिजम्स ने हमने देखा है कि सारे के सारे जो वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें बर्ड्स भी आते हैं, एम्फीबियंस भी आते हैं, रेप्टाइल्स भी आते हैं, मैमल्स भी आते हैं, फिशेस भी आते हैं, ये सारे ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और ऑस्मो रेगुलेशन की वजह से ही पॉसिबल है कि एनिमल्स इतने डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव कर पाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास एनवायरनमेंट है वो है फ्रेश वाटर। जो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट होता है ये हाइपोटोनिक होता है एज़ कम्पेयर टू बॉडी फ्लूइड्स। तो फ्रेश वाटर जो एनिमल्स होते हैं उनको फ्लडिंग ऑफ वाटर जो है वो उसका सामना होता है, पानी बहुत ज़्यादा होता है और सॉल्ट जो है वो ख़त्म होने का, बॉडी से रिमूव होने का जो उनको है वो डर होता है। इसलिए वो क्या करते हैं, इस फ्रेश वाटर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें एग्जांपल्स किसकी आ जाती हैं? प्रोटोजोआ है, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो एक्सेस वाटर को पंप आउट करने में बॉडी से हेल्प करेगा। बाहर पानी ज़्यादा होने की वजह से उनकी बॉडी में पानी ऑस्मोसिस के थ्रू पंप इन हो जाएगा, उसको बाहर निकालने के लिए इनके पास जो ऑर्गन है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जो फिशेस हैं वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है वो फ्रेश वाटर में रहने की वजह से जो बॉडी के अंदर पानी बढ़ता जा रहा है वो उसको रिमूव कर सकें। ठीक है, सॉल्ट अगर बॉडी से बाहर जा रहा है क्योंकि बाहर सॉल्ट की कंसनट्रेशन जो है वो कम है और बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड्स है उसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है क्योंकि बाहर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है, उसको लॉस जो है उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करेंगे कि ऐसी फूड खाएंगे जिसमें सॉल्ट का कंटेंट हाई होगा और एक्टिवली जो है वो अपटेक करेंगे सॉल्ट को बाय गिल्स एंड स्किन। थर्ड और जो लास्ट इन्वायरमेंट है वो जी है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट।
टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट हमें पता है जो लैंड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये उनका हैबिटेट है। इनको जो सामना होता है लैंड पे, आपको पता है कि पानी उतना अवेलेबल नहीं है जितना मैरीन एनवायरनमेंट में या फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में है। यहाँ पे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको वाटर एट टाइम्स जब समर सीज़न होता है और सूरज बहुत ज़्यादा तेज़ होता है तो डिहाइड्रेशन, एवेपोरेशन की वजह से डिहाइड्रेशन के भी चांसेस हो सकते हैं। आर्थ्रोपोड्स इसमें एग्जांपल है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, और वर्टिब्रेट्स हैं। ये सक्सेसफुली इन्होंने टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट को जो है वो अडॉप्ट कर लिया हुआ है और सक्सेसफुली ये किस तरह से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। इनके पास कुछ अडेप्टेशंस हैं, कुछ बिहेवियरल हैं, कुछ मेटाबॉलिक अडेप्टेशंस हैं, कुछ इनकी स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस हैं, जिसकी वजह से ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये आपको लैंड पे सर्वाइव करते हुए नज़र आ रहे हैं पानी की कंसनट्रेशन कम होने के बावजूद। अब जो उसकी रीजंस हैं, जो अडेप्टेशंस हैं, उनमें सबसे पहले की क्या है जी, जो पहली इनके पास अडेप्टेशन है वो है वैक्सी एक्सोस्केलेटन है या केराटिनाइज्ड स्किन है। जो इंसेक्ट्स हैं, जो हम आर्थ्रोपोड ग्रुप की बात करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे भी जाके, उनके पास वैक्सी एक्सोस्केलेटन होता है। जैसे हम ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे पास एंडोस्केलेटन है। स्केलेटन जो है हमारा बोन का जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है वो हमारी बॉडी के अंदर है और बाहर मसल्स हैं और स्किन है। लेकिन जो इंसेक्ट्स हैं इन्होंने अपनी बॉडी के बाहर एक कवरिंग बनाई हुई है, इनका जो स्केलेटन है वो बाहर है। उस वैक्सी स्केलेटन की वजह से जो भी वैक्सी मटेरियल होता है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था लिपिड्स वाले चैप्टर में कि ये जो होते हैं जो वैक्सीज होती हैं ये हाइड्रोफोबिक होती हैं, वाटर जो होती हैं इसके अंदर से एब्जॉर्प्शन उसकी नहीं होती है, तो उस वैक्स की वजह से एक प्रोटेक्टिव कवरिंग मिल जाती है कि वाटर लॉस जो होता है उसको ये प्रोटेक्ट कर लेते हैं। सेकेंडली जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास, जिनके पास वैक्सी एक्सोस्केलेटन नहीं है, उनके पास केराटिनाइज्ड स्किन है। केराटिन जो है वो एक मटेरियल है, मल्टी लेयर डेड सेल्स हैं, ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स के पास ये होती हैं, और ये जो डेड सेल्स होते हैं ये भी वाटर लॉस को प्रिवेंट करने में हेल्प कर रहे होते हैं ताकि डिहाइड्रेशन फेस ना करनी पड़े। अब जी डाइट, सेकंड इनकी अडेप्टेशन क्या है, डाइट। इन्होंने अपनी डाइट ऐसी कर ली हुई है, ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पानी कम होता है इस तरह से रहते हैं कि इनको लॉस ऑफ वाटर को जो अवॉइड कर सकें। इसके लिए क्या करते हैं कि ये अपनी डाइट में पानी वैसे अगर अवेलेबल नहीं है तो पिया भी नहीं जा सकता, इसलिए ये अपनी फूड ऐसी लेते हैं जो मॉइस्ट होती है ताकि जो वाटर है वो लॉकअप हो। सादा पानी जो है वो लॉकअप नहीं होगा, लेकिन फूड के अंदर वो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके कोई बॉन्ड्स होंगे, तो उसकी एवेपोरेशन कंपैरेटिवली स्लो होगी एज कम्पेयर टू अगर सिंपल वाटर होगा, उसका कोई लॉकअप नहीं होगा। तो मेटाबॉलिक और बिहेवियरल अडेप्टेशन इनके पास क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कैंगरू रैट्स हैं, ये कैंगरू रैट्स क्या करते हैं कि ये पानी के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों सर्वाइव कर सकते हैं? क्योंकि ये ऐसे सीड्स खाते हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की कंसंट्रेशन जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा। और जब इनकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करेगी, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्टार्च या ग्लाइकोजन है, जब उसको ब्रेक डाउन करेगी, तो हमने ये भी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं तो उससे वाटर रिलीज होता है, उसको हम कहेंगे वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है जी, तो ये ऐसी फूड खाएंगे जो हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स होगी, और जब उन कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करेंगे टू गेन एनर्जी, तो जो पानी उससे रिलीज होगा उसको ये यूज़ करेंगे टू फुलफिल देयर वाटर रिक्वायरमेंट। थर्ड जो अडेप्टेशन है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के पास वो क्या है कि ये कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगे। कंसनट्रेटेड यूरिन से क्या मतलब है कि कंसनट्रेटेड यूरिन में सॉल्ट की कंसनट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा, और पानी की कंसनट्रेशन क्या होगी, कम। कंसनट्रेटेड यूरिन भी एक मैकेनिज्म है टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। पानी के लॉस को, चूँकि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में पानी कम अवेलेबल है, डिहाइड्रेशन को अवॉइड करने के लिए ये लॉस ऑफ वाटर को भी रोकने की कोशिश करेंगे, अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए इनके पास किडनीज हैं जो रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। रीअब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं कि वो वाटर को फिल्टर आउट कर लेते हैं। ये पूरे का पूरा मैकेनिज्म हम रीअब्जॉर्प्शन का आगे जब हम किडनीज को डिटेल से पढ़ेंगे तो फिर दोबारा से पढ़ेंगे। एक और मैकेनिज्म है जो फोर्थ अडेप्टेशन है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के पास, वो है एनहाइड्रोबियोसिस। ठीक है जी, एनहाइड्रोबियोसिस के का मतलब क्या है, लाइफ विदाउट वाटर। इसका मीनिंग एनहाइड्रोबियोसिस वर्ड का मीनिंग ये है लाइफ विदाउट वाटर। एनहाइड्रोबियोसिस बेसिकली एक डॉर्मेंट स्टेट है। डॉर्मेंट स्टेट में क्या होता है कि फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो होती है वो जीरो हो जाती है, बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है। तो ये जो डॉर्मेंट स्टेट है ये कब आएगी, जब ड्राउट होगा, वाटर डेफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, एक्सट्रीम लेवल की वाटर डेफिशिएंसी होगी, उस कंडीशन को हम ड्राउट कहते हैं। उसमें ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो कहाँ चले जाते हैं, डॉर्मेंट स्टेट में। ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑलमोस्ट डिहाइड्रेटेड होता है और अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है। एग्जाम्पल्स इसमें क्या हैं, टार्जीग्रेड्स एनिमल्स हैं, यीस्ट हैं, निमाटोड्स हैं। और जो टार्जीग्रेड्स हैं वो एनिमल्स हैं जो 8 लेग्ड होते हैं और इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, और माइक्रो एनिमल्स होते हैं, माइक्रो मीन स्मॉल। ये पूरे का पूरा एक सब फाइलम है। ये आज के लिए इतना ही है। इसके बाद हमने एक्सक्रीशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी।